वन पीस एक ऐसी स्टोरी है जिसने अपने फैंस को काफी कुछ दिया है। अनलाइक अदर एनिमेज जिनमें तुम्हें सिर्फ एक्शन या फिर एक सिंपल सी स्टोरी देखने को मिलती है, वन पीस एक ऐसी एनिमे जिसमें तुम लोग को भर भर के मिस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, एक्शन देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात उसमें तुम्हें इमोशंस बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। तुम किसी भी वन पीस फैन के पास चले जाओ और उससे जाके ये पूछ लेना, भाई तू वन पीस देखता क्यों है या बहन तू वन पीस देखती क्यों है, वो तुम लोग को रीजन के नाम पे सिर्फ एक्शन नहीं बताएंगे बल्कि वो तुम्हें लिटरली पॉइंट्स गिनवा देंगे कि भाई इन चीजों की वजह से मैं वन पीस देखता या देखती हूँ। अगर तुम्हें कभी फ्री टाइम मिले और तुम मेरे घर के आसपास रहते हो तो मुझसे जरूर आगे बात करना और मैं तुम्हें बता दूंगा क्यों वन पीस मेरी फेवरेट एनिमे है। ऐसे ही मैंने इसका पोस्टर यहाँ नहीं लगवा रखा। वन पीस जो इतने सारे लोगों को पसंद है उसके पीछे का एक मेजर पॉइंट है उनके इमोशंस। जिस तरह से वो लोग इमोशंस को दिखाते हैं, जिस तरह से वो लोग कैरेक्टर के साथ अपने फैंस का कनेक्शन जोड़ते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन इसी बीच वो लोग कई बार अपने कैरेक्टर्स को मार भी देते हैं, जो सच में देखने में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है और लोगों के दिल टूट जाते हैं सच में। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे 5 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं वन पीस के अंदर जिनकी डेथ काफी ज्यादा इमोशनल थी। एंड इनमें से लिटरली एक डेथ तो ऐसी है जिसके ऊपर मैं रोया था और जितने भी बार मैं उस चीज को याद करता हूँ या फिर कहीं देखता हूँ मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आज का अगर ये वीडियो तुम लोगों को सिंपल लग रहा है तो उसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि मैं बना ही इसको सिंपल रहा हूँ। एंड नॉर्मली तो मैं वीडियोज में स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ पहले से, लेकिन वन पीस के मामले में मुझे नहीं लगता कि मुझे स्पॉइलर वार्निंग देनी चाहिए क्योंकि जितने भी वन पीस के फैंस हैं उनको क्या ही स्पॉइलर दूं। सबने पूरी की पूरी स्टोरी जान रखी है और जो मांगा में लेटेस्ट चैप्टर चल रहे हैं सबने वहां तक कैचअप कर रखा है। और स्पॉइलर्स की फिक्र तो करो ही मत क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसी बात नहीं करने वाले कि तुम्हें बहुत बड़े बड़े स्पॉइलर्स मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू कर देने से पहले मैं एक और बात तुम लोगों से कह देना चाहता हूँ कि ये लिस्ट मेरी अपनी पर्सनल लिस्ट है। तुम लोगों के ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, तुम्हारी लिस्ट अलग हो सकती है, तुम लोगों के हिसाब से इसकी रैंकिंग कुछ और हो सकती है, वो तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। कमेंट में आकर मुझे बता भी देना कि तुम्हारी रैंकिंग क्या थी और तुम किसको ज्यादा ऊपर रखते हो, मतलब किसके लिए तुम्हें ज्यादा दुख हुआ था। मेरी इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आता है कोजुकी ओडेन। ओडेन भाई लिटरली एक बीस्ट था। उसने काइडो जैसे आदमी तक को डरा रखा था और वो काफी सारे लोगों का फेवरेट भी था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। जिस तरह से उसकी डेथ हुई थी वो ये चीज बताती है कि भाई वन पीस में ओडेन का कैरेक्टर काफी ज्यादा दमदार था। मतलब सबसे पहले तो वो बंदा काइडो को डरा के रखता था और दूसरी बात उसकी डेथ अगर तुम लोग जान लोगे किस वे में हुई थी, ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगी, तो तुम्हें अंदाजा मिल जाएगा कि भाई ये बंदा किस लेवल का बीस्ट था। लेकिन इसकी डेथ को जो इमोशनल बनाती है वो ये चीज है कि ये बंदा मारा गया था अपने लोगों को बचाने के लिए। वो अपने गांव वालों की सेफ्टी के लिए उन्हीं के सामने पागल बनकर नाच रहा था बिना कपड़ों के, और उसने सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए अपने माथे पे गोली खाई थी। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि ओडेन की डेथ कैसे हुई थी उनको बता दूं कि ओडेन को धोखे से मारा गया था, वो गरम तेल में उबालकर। ओडेन के सामने काइडो ने एक शर्त रख दी थी कि भाई अगर तू 1 घंटे इस गरम तेल में रह गया तो हम तुझे और तेरे सारे के सारे लोगों को छोड़ देंगे जो भी तेरे साथ तेरे 9 रिटेनर्स हैं। ओडेन इस चीज पे अग्री कर गया और वो गरम तेल के अंदर चला भी गया। लेकिन इसी चीज पर काइडो ने ये भी कहा कि तू अकेला नहीं जाएगा बल्कि तेरे बंदे भी तेरे साथ ही जाएंगे और उन्हें भी इस गरम तेल को सर्वाइव करना पड़ेगा 1 घंटे तक। इस चीज पर भी ओडेन ने अग्री कर लिया, लेकिन उसने एक ट्रिक लगाई यहाँ पर। वो खुद तो उस तेल के अंदर बैठा रहा और उसके जो 9 लोग थे उसने एक बड़े से प्लेट टाइप के ऊपर उन सारे 9 लोगों को बिठा रखा था अपने सिर के ऊपर। और जब 55 मिनट पूरे हुए थे और ओडेन तब भी जिंदा था, तब लास्ट मोमेंट पर काइडो और उसके दोस्त ओरोची ने अपने प्लान ही बदल दिए। उन्होंने सीधा उसके माथे पर गोली मार दी और ओडेन मर गया। ये चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी उन लोगों के लिए जो ओडेन को पसंद करने लगे थे, इंक्लूडिंग मी। अब 4th नंबर पर आता है वन पीस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, मतलब व्हाइट बियर्ड। व्हाइट बियर्ड भाई इतना गजब का आदमी था कि अगर मैं उसके ऊपर बताने बैठ जाऊं तुम्हें तो एक पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिर भी शॉर्ट में तुम लोग इतना समझ लो कि उस एक बंदे को जो 85 के करीब साल का था और उसको पता नहीं कौन सी बीमारी थी, शायद फाइनल स्टेज का कैंसर भी बताते कुछ लोग, उस बंदे को सिर्फ रोकने के लिए 1 लाख सोल्जर्स, इनके भी ऊपर 50+ वॉइस एडमिरल्स, 3 एडमिरल्स, 1 फ्लीट एडमिरल खुद यानी सेंगोकू, इसके भी साथ मरीन का हीरो गार्प और 7 वॉरलॉर्ड्स आए थे। और ये भी मत भूलो कि उन 7 वॉरलॉर्ड्स में पूमा था, डोफी था और सबसे बड़ी बात भाई दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन खुद मीहॉक भी उन्हीं के साथ था। इतने सारे लोग भी कम पड़ गए थे और तब जाकर ब्लैक बियर्ड ने भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया था थोड़ी देर के लिए ताकि वो व्हाइट बियर्ड को हरा सके। तब जाकर इस एक बंदे को रोका जा सका और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि इसको रोका कैसे गया था। व्हाइट बियर्ड को सिर्फ रोकने के लिए उसको 267 यानी 267 स्वॉर्ड्स माउंट दिए गए थे। तलवारों से मारा गया था इतनी बार उसको, कई सारी तलवार तो उसकी बॉडी पर ही लगी रह गई थी। इनके भी ऊपर 562 गन शॉट्स, इसके भी ऊपर 46 कैनन बॉल और सबसे बड़ी बात आकाइनू के 2 मैग्मा पंचेस। इतनी सारी चीजों का यूज हुआ था व्हाइट बियर्ड को रोकने के लिए और इन्हीं सारी चीजों की वजह से व्हाइट बियर्ड की मौत भी हुई थी। लेकिन अगर तुम लोगों ने सिर्फ एनिमे देखी है, मांगा नहीं पड़ी, तो तुम लोगों ने एक फैक्ट को मिस कर दिया। एनिमे के अंदर व्हाइट बियर्ड की मौत जिस तरीके से दिखाई गई थी वो थोड़ी सी सॉफ्ट थी।
अगर तुम लोग मांगा पढ़ोगे, ओरिजिनल जो चीज़ है वो तुम्हें अगर पता चल जाएगी तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। व्हाइट बियर्ड को जो अकाइनू के मैग्मा पंचेस लगे थे, उनमें से जो दूसरा पंच लगा था व्हाइट बियर्ड को, उसने व्हाइट बियर्ड का इतना पूरा का पूरा चेहरा, लिटरली उसका आधा चेहरा मेल्ट कर दिया था। तुम अगर वो पैनल देख लोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा किस मिट्टी का बना है। आखिर व्हाइट बियर्ड का आधा चेहरा पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो बंदा बैटलफील्ड में खड़ा था। वो बंदा गिरा नहीं था, वो खड़ा था, और तब जाकर उसकी मौत हुई थी। सिर्फ इस एक इंसिडेंट ने ही बता दिया था पूरी दुनिया को कि भाई व्हाइट बियर्ड किस बीस्ट का नाम है। लेकिन यहीं पर इसकी डेथ को जो चीज इमोशनल बना देती है वो ये है कि ये आदमी यहाँ पर अपने बेटे को बचाने आया था। और अब इसके ऊपर आता है नंबर 3 पर एस। एस की भी डेथ भाई बहुत ही ट्रेजिक थी। मतलब उसका जो लूफी के साथ कनेक्शन था वो लिटरली लोगों के दिलों में आज भी बसा हुआ है। और कोई अगर एस को याद करता है तो उसको फाइनल मोमेंट्स ही याद आते हैं इसके, जब एस लूफी के गले लगा हुआ है और लूफी अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका है और एस मर चुका है। एस की डेथ ने लूफी के ऊपर ही इतना गहरा इंपैक्ट डाला था कि लूफी बेहोश हो गया था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसको पता भी नहीं चला था कि उसके बाद आगे बैटलफील्ड में हुआ क्या। एस की डेथ को जो चीज ज्यादा इंपैक्टफुल बना देती है वो है लूफी और एस का रीयूनियन, जो भाई फाइनली उन्होंने एस को छुड़वा तो लिया था, लेकिन फिर भी छुड़वाने के बाद भी लूफी को बचाने के लिए एस ने अपनी जान दे दी। और जिस मिशन के लिए इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, व्हाइट बियर्ड अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर आया था। लूफी ने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, इम्पेल डाउन में घुस गया, वहां ब्रेक डाउन कर दिया, लोगों को वहां से छुड़ा कर ले आया और अपनी एक नई टीम बना ली एक को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी जो उनका अल्टीमेट गोल था वो पूरा नहीं हो पाया और आखिर में एस की जान भी तो गई अपने भाई को बचाने के चक्कर में। अब इसके ऊपर मैंने जो 2 कैरेक्टर्स रखे हैं उनको लेकर तुम लोग बहस कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं पहले ही कह चुका ये मेरी पर्सनल लिस्ट है तो मुझे जो चीज ज्यादा इंपैक्टफुल लगी वो मैंने इस लिस्ट में ऐड करी है। नंबर 2 पर एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो भाई तुम भी इस चीज पर अग्री करोगे कि इसको इस लिस्ट में जरूर होना चाहिए। रैंकिंग मैटर नहीं करती, पर गोइंग मैरी की डेथ लिटरली बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक थी। एंड मैं पर झूठ नहीं बोलूंगा, पूरे वन पीस के अंदर कितने ही सारे कैरेक्टर्स है, कितने ही सारे कैरेक्टर से इमोशनल इम्पैक्ट जुड़ा हुआ है, बॉन्डिंग बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आज तक किसी एक शिप के लिए कभी नहीं रोया और ना ही पूरे वन पीस में किसी कैरेक्टर के लिए रोया हूँ कि भाई उसके साथ ना गलत हो गया, वो मर गया बेचारा, वो तो मेरा फेवरेट था फलाना टीम का, कभी भी नहीं। लेकिन जब गोइंग मैरी का फेयरवेल हुआ था ना, लिटरली उस सीन पर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे और आज भी मैं जब उस सीन को याद करता हूँ या फिर कहीं भी देख लेता हूँ मेरा रोने का मन हो जाता है। तुम अब इस चीज को लेकर मुझे बच्चा कह सकते हो, ये वो फलाने टीम का कह सकते हो, बट इट इज व्हाट इट इज। जो चीज है भाई वो मैंने बता दी। और जब भी मैं कहीं भी अगर एडिट भी देख लेता हूँ ना गोइंग मैरी से जुड़ी हुई, तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देती है मुझे। और भाई ऑब्वियसली अब इतना तो मैं भी जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, तुम में से भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको गोइंग मैरी के ऊपर सच में रोना आया होगा और वो मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है। और अब फाइनली इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर कैरेक्टर आता है वो है रोजिनांते कोराज़ोन, जिसको हमने लॉ की बैक स्टोरी में देखा था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बायर्स हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी पूरे वन पीस के अंदर जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस मुझे कोराज़ोन ने करा है शायद किसी ने भी नहीं करा होगा। उस बंदे की काइंडनेस ही इस लेवल पर है कि मैं उसको कभी भुला ही नहीं पाऊंगा अपनी लाइफ में। या हम लोग थोड़ा पर्सनल जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम लोग उसका कैरेक्टर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई सच में ये बंदा कितना ही कमाल का था। उसने लॉ को बचाया अपने भाई से, लॉ की बीमारी का इलाज करवाया, लॉ का जो सीक्रेट नेम है उसका डी, उसको भी अपने भाई से छुपा कर रखा और इतना सब कुछ उसने किया सिर्फ एक बच्चे के लिए जिससे उसको कुछ लेना देना भी नहीं था। और इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर भाई अपने वो सेंगोकू की 2 लाइनें, डोंट ट्राई टू फाइंड अ रीजन इन समबडीज लव, वो लिटरली कोराज़ोन को अनफॉरगेटेबल बना देती हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कोराज़ोन जैसा कोई कैरेक्टर नहीं देखा होगा सही में। मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी सीरीज, मूवीज, एनिमे या फिर कुछ भी देखा है उनमें मैंने लिटरली कोराज़ोन जैसा आदमी तो कभी भी नहीं देखा होगा। और इसीलिए इस बंदे को मैंने इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है, क्योंकि उसने अपने लिए बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे सिर्फ एक बच्चे की मदद करी जिससे उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला था और लास्ट में अपनी खुद की लाइफ सैक्रिफाइस कर दी ताकि वो एक बच्चा आजाद हो सके, वो थोड़ा सा अच्छा बन सके, वो गलत रास्ते पर ना निकल जाए जैसे उसका भाई निकल गया था। और मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि भाई ये मेरी पर्सनल लिस्ट है और तुम्हारी लिस्ट अलग हो सकती है। तुम लोग जो भी लिस्ट है तुम्हारी कमेंट करके बता देना। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी अनप्रोफेशनल लग रही होगी, पर कोई बात नहीं, झेल लेना। मुझे अब वीडियो बनाने में काफी ज्यादा आलस आ रहा है, शुक्र मनाऊं ये तो बना ही नहीं। बाकी मुझे एक चीज यहाँ पर कहनी है भाई उन लोगों से जो व्हाट इफ गोजो वाज अलाइव के पार्ट 6 का इंतजार कर रहे हैं। पार्ट 6 जो होगा वो गोजो का व्हाट इफ गोजो वाज अलाइव का फाइनल पार्ट होगा, लेकिन वो नहीं आने वाला, भूल जाओ। और उसको भुलाने के पीछे का रीजन ये है कि जो मेरी लास्ट 2 वीडियोज है इसी सीरीज की, व्हाट इफ गोजो वाज अलाइव पार्ट 4 और पार्ट 5, इनको जाके एक बार इनका रिस्पॉन्स देखो जाके। 1K व्यूज भी नहीं हो पाए उन पर और तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं बना तो दूंगा पर फिर भी यार इतना एफर्ट मैं लगाऊं
इतना सब कुछ करूँ और मुझे रिस्पॉन्स घंटे भर का ना मिले, तो मेरा अंदर से मन नहीं करता उस चीज के ऊपर काम करने का। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही कई सारे वीडियोस तुम्हें और एनिमेज के ऊपर या फिर और टॉपिक्स के ऊपर देखने को मिलते रहेंगे। ये मत भूलना कि भाई मैं यूट्यूब ही छोड़ के चला जा रहा हूँ ना, वो बस एक सीरीज ही छोड़ रहा हूँ। बाकी तो तुम लोग इस चैनल पर बने ही रहो, दूसरे कंटेंट को एंजॉय करो, अपने अपने आइडियाज दो, तुम्हें किस चीज़ के ऊपर वीडियोस चाहिए मैं बना कर ले आऊँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कर देना जो भी तुम्हारे दोस्त वन पीस देखते हैं, तुम्हें जोरों की कसम है।